नमस्कार दोस्तों, रुद्र आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं संदीप पांडे। क्या आपने भी टैरिफ डलवा लिया अपने मोबाइल में? फ़ोन तो सबके पास है, आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है, तो टैरिफ कार्ड डलवाते तो हो गए, ये तो आप सब जानते हो। अभी टैरिफ का बहुत ज़्यादा हल्ला सब जगह चल रहा है। मुझे उम्मीद है आपने अपना मोबाइल में भी टैरिफ डलवाया होगा। चलो आज इस टैरिफ के बारे में सुन लेते हैं। एक बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं ट्रम्प, जिनके बारे में आप जानते हो, बड़ा सुन रहे हो आजकल के। 2017 में जब ये राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के, पहला कार्यकाल रहता है, बड़ी चर्चे होते हैं। वैसे अपने व्यक्तिगत कारणों से भी ट्रंप बहुत फेमस रहे हैं और व्यक्तिगत कार्यों के साथ अपने निर्णय लेने की क्षमता से भी और ज़्यादा प्रभावित किया हुआ है ने। जब ये 45वें राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो अमेरिका ने सोचा नहीं था कि जहाँ ग्रेट अमेरिका की कल्पना की जाती है, जहाँ अमेरिका को बहुत बृहद स्तर पर दिखाया जाता था, जहाँ ये माना जाता था कि राजनीति का केंद्र बिंदु जो होगा वो अमेरिका होगा, जहाँ पे ओबामा जैसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व को अपनी तरफ आकर्षित किया अच्छी नीतियों के कारण, वहीं ट्रंप आए अपनी नीतियों को लाके, अपनी क्रिया गतिविधियों को लाके। 2017 में 45वें राष्ट्रपति बने। फिर उसके बाद बाइडेन आते हैं, बाइडेन कुछ समय रहते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं अपने ट्रंप, दोबारा लौटते हैं और 43वें राष्ट्रपति के रूप में 43वें राष्ट्रपति के रूप में लौटते हैं। और इनका एक मोटिव रहता है, उसी मोटिव के साथ नरेंद्र मोदी जी ने भारत में काम किया हुआ है। क्या? नेशन फर्स्ट, भारत प्रथम। अमेरिका ने कहा अमेरिका प्रथम। बस यही नीति लेके आ गई टैरिफ को। अब टैरिफ ऐसा नहीं है कि आज का है, उद्देश्य ट्रंप का भी गलत नहीं है, उद्देश्य मोदी जी का भी गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है, यदि आपको समझ में आ जाएगा पूरी टैरिफ के इस बारे में अपन पूरा विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। मोदी जी क्या चाहते हैं? भारत आगे बढ़े। टैरिफ और ट्रंप क्या कहते हैं? अमेरिका आगे बढ़े। लेकिन कैसे बढ़े बताते हैं। अमेरिका कई कंट्रीज हैं को क्या करता है, विशेष छूट प्रोवाइड करता था जीपीएस के माध्यम से। तो वो बहुत सारी छूट प्रोवाइड करता था। तो इस जीपीएस की छूट के माध्यम से कई विदेश कंट्रीज रहती हैं, वो अमेरिका में कुछ माल अपना भेजा करती थी, उससे ये कुछ ड्यूटीज वगैरह कम लगाया करते थे। उससे जो कंट्रीज थी उनको बेनिफिट हुआ करते थे। ट्रंप ने क्या किया, उस जीपीएस के लिए कम करना चालू कर दिया। और ये कम चालू करने के बाद से ही ये समस्या आई टैरिफ के रूप में सामने। अब बेसिकली टैरिफ क्या होता है, अपन टैरिफ को जान लेते हैं। तो ये अपने मोदी जी हैं और ये ट्रंप साहब हैं। ट्रंप साहब कहते हैं कि आई हैव कम हियर विद गुड इंटेंशन। ट्रंप ने अपना इंटेंशन बताया कि हम क्या चाहते हैं, अमेरिका फर्स्ट। और मोदी जी आए, इट्स टाइम फॉर सेम चेंज। ये आए हैं कि यहाँ कुछ चेंज करने के लिए आए हुए हैं। इसी पर्पस में हमने देखा था 2017 में अहमदाबाद में हाउडी वो नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम लगाया गया था और अमेरिका में हाउडी मोदी का कार्यक्रम लगाया गया था। उसी कार्यक्रम की ये तस्वीर है, उसके आगे के अपन देखते हैं एक्चुअली में टैरिफ होता क्या है। आपको टैरिफ के बारे में जानने की जरूरत है, तो आज हम टैरिफ पे चर्चा कर लेते हैं। टैरिफ मतलब क्या होता है बेटा? एक आयात शुल्क होता है। आयात शुल्क मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी कहलाती है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से व्यापार करती है तो अपना माल दूसरी कंट्री में भेजा करती है। अपनी जो कंट्री सामान को मंगाती है वो इम्पोर्ट करती है, ठीक है, और जो भेजती है वो एक्सपोर्ट करती है। तो जब एक देश से माल किसी दूसरे देश में जाता है तो उस देश के द्वारा उस सामान पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको आयात शुल्क कहा जाता है। ये प्रक्रिया के इसी को कहा कह दिया गया, टैरिफ कह दिया गया। अभी कल ही रात में एक खबर आई है कि ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और बढ़ा दिया। ये अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। इसके पहले 25% टैरिफ की बात की गई थी और उन्होंने कहा कि 31 जुलाई के बाद इन कंट्रीज पर टैरिफ लागू हो जाएगा उनके सामान अमेरिका में आयात होने पर। इसी क्रम में कल फिर एक स्टेटमेंट आया कि 25% जो टैरिफ ड्यूटी और बढ़ा दी जाएगी वो अतिरिक्त शुल्क के रूप में भारत से वसूली जाएगी। उसके पीछे रीजन है बेटा। रीजन क्या है कि भारत और अमेरिका के पास $128 बिलियन का व्यापार होता है। इस व्यापार में 78 बिलियन, कितना बेटा? 78 बिलियन का जो व्यापार होता है वो भारत को बेनिफिट में रहता है और जो 50 बिलियन का व्यापार होता है वो अमेरिका के फेवर में होता है। मतलब 78 बिलियन का व्यापार भारत क्या करता है, इंपोर्ट मतलब माल को अमेरिका के लिए भेजता है और 50 बिलियन का अमेरिका से भारत आयात करता है। अब इनने क्या किया कि इस पे 25% ड्यूटी इनने पहले लगा दी थी और 25% ड्यूटी और इनने बढ़ा दी है। तो टोटल भारत से कितना हो गया? 50% हो गया। अब 50% टैरिफ ड्यूटी बढ़ जाने के कारण भारत से जो भी माल एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका, उस पर क्या हो जाएगा, वो माल वहां पर महंगा बिकने लगेगा। जैसे ही महंगा बिकेगा तो वहां के लोगों के द्वारा उसको खरीदा नहीं जाएगा। धीरे धीरे जो भारत के व्यापारी हैं उनके व्यापार में क्या आने लगेगी,
कमी आने लगेगी। इस तरीके की प्रक्रिया ये शुरू अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे हम तो 2018-19 से ये शुरुआत हुई। ये शुरुआत होती है अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर से। अमेरिका ने क्या किया कि चीन से जो व्यापार होता था अमेरिका का, उस व्यापार को संतुलित करने के लिए उसने चीन के सामान पे सबसे पहले टैरिफ लगाना चालू किया, जिससे जो व्यापार में जो अमेरिका को घाटा होता था व्यापार का, वो टैरिफ के द्वारा वसूल के उसको बराबर कर दिया जाए। इसी क्रम में धीरे धीरे ट्रंप ने और सोचना चालू किया। ट्रंप का सोचना ये आया कि और भी कंट्रीज को जो हम रियायत देते हैं उस रियायत को हमें खत्म करने की जरूरत है, ताकि अमेरिका क्या हो सके, फर्स्ट स्थिति में आ सके और अमेरिका को फाइनेंशियली मजबूती मिल सके। इसी क्रम में इसने भारत से भी क्या कर दिया, 25% और टैक्स लगाया और 25% और बढ़ा के 50% टैरिफ बढ़ा दिया है। अब इस टैरिफ लगाने का उद्देश्य क्या है, इस चीज को अपन देख लेते हैं बेटा आगे। जब हम इस चीज को आगे देखते हैं तो इसके 2-3 उद्देश्य मुख्यतः निकल आते हैं। पहला ये कि घरेलू उद्योगों की रक्षा करना। घरेलू उद्योगों का मतलब ये होता है कि अमेरिका में जो उद्योग हैं उन उद्योगों को बढ़ाना है, उसके लिए उसको बचाए रखना। भारत से जो माल अमेरिका में पहुंच रहा है उसी सेम टाइप का माल वहां अमेरिका में भी बन रहा है। यदि अमेरिका में भारत से पहुंचा हुआ माल सस्ती कीमतों पे आएगा तो लोग भारत का सामान खरीदेंगे, ना कि अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उस सामान को खरीदेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो जाती है। दूसरी बात आ जाती है राजस्व का अर्जन करना। जब इस पे क्या इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है बेटा, तो कुछ रेवेन्यू मिलता है। इस रेवेन्यू के मिलने से क्या होगा, अमेरिका को बेनिफिट्स होगा। ठीक है, और जो रेवेन्यू मिलेगा उससे क्या होगा कि अमेरिका को अच्छे तरीके से संचालित कर पाएंगे और जो उनका फंड होगा वो राइज अप होगा। तीसरी चीज होती है रणनीतिक दबाव बनाना। जब किसी कंट्री से कोई अपना कार्य कराना है, जैसे वर्तमान में भी रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अभी आपने सुना होगा कि 25% टैरिफ लगाया गया है। वो इसलिए लगाया है, ट्रंप का कहना यह है कि भारत रूस से क्या मंगा रहा है, तेल मंगा रहा है। किस स्थिति में मंगा रहा है कि जब यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है और वर्ल्ड में ये हुआ, यूएन में इस तरीके से कुछ मसौदे वगैरह भी आए, कुछ प्रस्ताव आए, जिसमें ये कहा गया कि रूस से व्यापार करने पे प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा लगाए गए और यूएन के द्वारा लगाए गए। लेकिन भारत ने रसिया से तेल लेने में कोई कमी रखी नहीं, उन्होंने अपना व्यापार लगातार बनाए रखा। भारत का कहना यह है कि भाई अमेरिका भी तो रूस से तेल ले रहा है, उससे चीजों को आयात कर रहा है, तो बाकी कंट्रियों पर क्यों प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो भारत ने अपना जो बाइलिंगुअल व्यापार है उसको उन्होंने बनाए रखा, बाइलेटरल जो व्यापार है उसको उन्होंने बनाए रखा, उसको उन्होंने बंद नहीं किया। ट्रंप ने इसी का फायदा उठाते हुए भारत पे राजनीतिक दबाव बनाने के लिए ये कह दिया कि आप रसिया से तेल ले रहे हो, इसलिए हम आप पे 25% और टैक्स इम्पोज कर देते हैं। इससे ये होगा कि भारत का जो माल जाता है $78 बिलियन का, मैंने अभी आपको बताया $78 बिलियन का ये माल जा रहा है, ये भारत से क्या हो जाएगा, जाने पे सिर्फ भारत को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो भारत के व्यापारी क्या होंगे, धीरे धीरे अपना व्यापार करना वहां पे बंद करेंगे, जिससे भारत की स्थानीय सरकार पे क्या आएगा, दबाव आएगा। इसी दबाव का बेनिफिट लेने के लिए ट्रंप ने इसको इम्पोज किया हुआ है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं टैरिफ के इतिहास के बारे में। ये जो टैरिफ आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो जब हम टैरिफ के इतिहास के बारे में देखते हैं तो प्राचीन काल से ही टैरिफ जो है वो लागू होता है। ऐसा नहीं है कि ये टैरिफ अचानक से आ गया, पहले भी आयात शुल्क लगा करता था। जब पूर्व में हमने देखा कि रोम साम्राज्य रहे, चीन, भारत जैसी प्राचीन जो कंट्रीज थी, इन कंट्रीज के बीच आपस में व्यापार हुआ करता था। इस व्यापार के दौरान वो वहां पे सामान लाने वाले व्यापारियों पे कुछ टैक्स लगाया करते थे और इस टैक्स की ये प्रक्रिया लगातार चलती रही है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ सिल्क रूट का मामला, सिल्क रूट वो मामला है व्यापारिक मार्गों पर, सिल्क रूट के पर राजाओं के द्वारा, जो भी राजा उस मार्ग पे पढ़ा करते थे, उनके द्वारा कर वहां पे टैक्स को वसूला जाता था। अब बेटा सिल्क रूट क्या होता है इसके बारे में आप जान लो, क्योंकि आपने शायद इसके बारे में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिल्क रूट जो होता है ये प्राचीन एक मार्ग है, व्यापारिक मार्ग है। इस मार्ग में जैसे चीन का जो सियोन प्रांत हुआ करता था, यहाँ पे होंग वंश था। ये मतलब दूसरी ईसा पूर्व की बात है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात ये आ जाती है। यहाँ से जो होंग वंश हुआ, हान जो वंश होता है यहाँ का, चीन का हांग वंश होता है, इस वंश के द्वारा सियान प्रांत होता है। कौन सा प्रांत है बेटा, ये चीन का सियान प्रांत है। इस सियान प्रांत से जो माल है ये मध्य एशिया के सहारे ईरान होते हुए, अफ्रीका होते हुए और यूरोप तक ये मार्ग जाया करता था। इसी मार्ग से क्या है, रेशम को बेचा जाता था। कहाँ से, चीन से होती है। रेशम वही रेशम है जो अभी रक्षाबंधन आ रहा है, आपकी बहन आपके हाथ में राखी बांधेगी। इसी रेशम के लिए, उसी रेशम के धागे को कहाँ से, चीन के सियान प्रांत से कहाँ जाया जाता था, ये यूरोप तक भेजा जाता था। धीरे धीरे इसी रास्ते से मसाला, चांदी और भी चीजें, घोड़े और भी चीजें इस रास्ते से यूरोप तक
भेजी गई। तो यूरोप और एशिया के बीच, यूरोप, अफ्रीका, एशिया के बीच व्यापारिक संबंध घनिष्ठ हुए। यहाँ से संस्कृति का विकास हुआ। यहीं से बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म एशिया से अफ्रीका और अफ्रीका से यूरोप गए और विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के सामंजस्य में आई और संपर्क में आई, और संपर्क के दौरान ही आदान प्रदान और ये व्यापार चला। यही सिल्क मार्ग अभी बेल्ट इनिशिएटिव रोड वाला जो BRI मामला चल रहा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव वाला जो मामला है, रोड बन रही है BRI वाली मामला, ये वही रोड है सिल्क रोड वाला, सिल्क मार्ग वाला, क्योंकि इसी को अभी बढ़ाया जा रहा है दोबारा से चीन की नई नीति के तहत। आ जाइए, अभी सिल्क मार्ग के माध्यम में जो भी राजा पढ़ा पकड़ते थे उनके द्वारा क्या किया जाता था, यहाँ पे टैक्स वसूला जाता था। धीरे धीरे फिर अपन मध्यकाल में आते हैं। मध्यकाल में भी ये टैक्स का सिस्टम चला करता था। जो बंदरगाह वगैरह होते थे, जैसे भारत में तुर्की के लोग आए, अफगानी लोग आए, पुर्तगाली लोग आए, और फिर भारत ने अलग अलग प्रांतों के साथ में व्यापार किए। मिस्र के साथ किया, ईरान के साथ किया, इराक के साथ किया, सीरिया के साथ व्यापार किया। तो उन कंट्री के द्वारा भी भारत से आयात शुल्क लगाए जाते थे और भारत के द्वारा उन पर आयात शुल्क लगाए जाते थे। धीरे धीरे 19वीं शताब्दी आती है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, मशीनें बनती हैं, इंग्लैंड में बनती है मशीनें। ये भारत में क्या कॉलोनियल शासन चलता रहता है। उस कॉलोनियल शासन के दौरान भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो ब्रिटेन के लोग यहाँ पे आया करते थे सामान लेके, या ब्रिटेन के या और कंट्रीज के जो लोग भारत में आया करते थे सामान लेके, तो उन पे इम्पोज ड्यूटी लगाई जाती थी, ये टैरिफ लगाया जाता था। ठीक है, इसी टैरिफ के द्वारा क्या हुआ था, आय की जाती थी। तो औद्योगिक क्रांति हुई, देशों ने अपने उद्योग बचाने के लिए आयात पर भारी टैक्स लगाना शुरू किया। ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका में प्रोटेक्शनिज्म की नीति आई। प्रोटेक्शनिज्म की नीति का मतलब ये कहलाता है बेटा कि उन्होंने अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दूसरी कंट्री से जो माल आ रहा है उसको लिए उसने आयात शुल्क उस पर लगाना चालू कर दिया। ठीक है, अब इसी में एक रूल्स आता है बेटा 1930 का, अमेरिका स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट। ये स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट ये बहुत फेमस एक्ट है 1930 का। 1930 में यह एक्ट आता है। इस समय के दौरान को ग्रेट डिप्रेशन का समय कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि अमेरिका ने अपने यहाँ के व्यापार को बचाने के लिए करीब 20,000 वस्तुओं पे, जो विदेशी वस्तुएं थी, उन पे टैरिफ लगा दिए, और इन पे टैरिफ लगाने के कारण दूसरी कंट्री के द्वारा जो सामान अमेरिका में भेजा जा रहा था वो सामान पे क्या लग गया, उसका जो मांग होने लगी धीरे धीरे कम होने लगी और दूसरी कंट्रीज की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। इसे ही क्या कहा गया, टैरिफ वॉर का नकारात्मक उदाहरण माना जाता है। टैरिफ वॉर को रोकने के लिए धीरे धीरे प्रयास किए गए हैं, आगे अपन देखेंगे उसके बारे में। देखते हैं फिर द्वितीय विश्व युद्ध आता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 का समय रहता है। इसी 1945 के समय इस टैरिफ वॉर को रोकने के लिए गैट्टी आया। गैट्टी क्या कहलाता है बेटा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इस गैट्टी की स्थापना की जाती है। इस गैट्टी के अंतर्गत जो विभिन्न व्यापारिक कंट्रीज है ये आपस में एक दूसरे से जुड़ती है इस गैट्टी में, और यहाँ गैट्टी के नियम कुछ होते हैं, उन नियमों को ये फॉलो करती है। इसके तहत ये होता है, एक कंट्री के उत्पाद को यदि दूसरी कंट्री में भेजा जा रहा है तो उसे भी उतना ही अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का जितना उस कंट्री के जो स्थानीय प्रोडक्ट है उसको मिल रहा है। इस तरीके से कुछ गैट्टी के नियम बनाए गए और ये कब आया, 1947 में आया। कुछ समय के बाद इस गैट्टी के लिए हटा दिया गया और फिर WTO की स्थापना हुई। यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने कई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पढ़ा है। विश्व व्यापार संघ कहलाता है। विश्व की जितनी भी देश है ये आपस में व्यापार करते हैं और व्यापार करने के लिए एक नियमावली तैयार करी गई जिसमें सभी देशों को समान अवसर दिए गए, उन्हें अपने व्यापार को बढ़ाने के बराबर अवसर प्रदान किए गए और उन व्यापार को चलाने के लिए कुछ नियमों का संग्रह बनाया गया और इन्हीं नियमों को मानने के लिए, बाध्य करने के लिए सभी कंट्री जो इसके सदस्य हैं उनको बाध्य बनाया गया। ठीक है, ये WTO आया, इसमें नियमों का संतुलन तैयार किया गया और इसमें यह देखा गया कि किसी एक कंट्री विशेष को बेनिफिट अधिक ना हो। आगे चलते हैं बेटा। फिर इसके बाद टैरिफ में गिरावट और मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत हुई। इसके तहत 2000 के बाद में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आया। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो आया इसके तहत क्या टैरिफ को कम कर दिया गया। टैरिफ क्यों कम कर दिया गया, इसके पीछे रीजन था। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपना सामान बेचती है, जब वो भेजेगी तो उसको वैसे ही यहाँ से वहां तक भेजने के लिए ट्रेवल का खर्चा उठाना पड़ता है। खर्चा उठाना पड़ता है तो जो वो सामान बेच रही है उसका सामान वैसे ही महंगा हो जाता है और वो दूसरी कंट्री में जाके बेचेगी तो वहां की जो जनता होगी वो और महंगा सामान पैसे में खरीदेगी और महंगाई में खरीदेगी, तो उसका माल बिकेगा नहीं, तो उसको लॉस होगा। इस लॉस से बचाने के लिए इनने क्या किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेके आए। कब? 2000 में। WTO और FTA के जरिए व्यापार खोलने का प्रयास हुआ इसी नियम के तहत।
ठीक है। अब इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दो से अधिक कंट्री आपस में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, अपना माल बेचा जाता है और उसमें टैरिफ की मात्रा को कम कर दिया जाता है और शून्य कर दिया जाता है। ये स्थिति रहती है। अब हाल के वर्षों में बता रहा था मैं आपके लिए कि 2018 से 2025 के बीच में जब अमेरिका और चीन के बीच में क्या होता है, टैरिफ वॉर की शुरुआत होती है। अमेरिका ने क्या किया, जो चीन से स्टील और एल्यूमिनियम का जो आयात करते थे, ये इस स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पे इनने टैरिफ की मात्रा बढ़ा दी और टैरिफ को लगाने से इसकी शुल्क बढ़ा दिया गया। और जैसे टैरिफ को बढ़ा दिया जाता है तो रिटर्न में अमेरिका के चीन के द्वारा भी उसके जो अमेरिका से जो सामान ये मंगाते थे उस पर टैरिफ बढ़ा दिया गया। धीरे धीरे ये टैरिफ क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब ये बेटा एक इमेज आती है जब मोदी मीट ट्रंप, जब मोदी मीट ट्रंप होते हैं, मोदी जब ट्रंप से मिलते हैं तो वो तो यही सोचते हैं कि ट्रंप अमेरिका भारत के लिए क्या करेगा, कुछ रिलीफ और देगा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं ट्रंप हमारे दोस्त है। लेकिन मोदी जी के जितने अच्छे दोस्त ओबामा साहब थे उतने अच्छे दोस्त ट्रंप साहब नहीं है। चलिए भारत और टैरिफ का इतिहास हमने बताते हैं। भारत में देखिए 1991 का समय था, नरसिम्हा राव की सरकार रहती है। उस समय पे अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह रहते हैं। 1991 का समय है, आर्थिक सुधारों का दौर चलता है। भारत में निजीकरण, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण का दौर शुरू होता है और भारत में यहीं से टैरिफ की शुरुआत मानी जाती है। कृषि, रक्षा, कुछ खास क्षेत्रों में टैरिफ को उच्च रखा जाता है, बाकी घरेलू उत्पादों की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उन पर टैरिफ को कम लगाया जाता है। बेटा इसके बाद क्या होता है, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ता है। वर्तमान में मैंने आपको बताया है कि भारत और अमेरिका के बीच मतलब व्यापार का जो होता है वो नंबर 1 पे अमेरिका है भारत का व्यापारिक भागीदार के रूप में, और 128 बिलियन डॉलर का भारत अमेरिका के साथ व्यापार करता है। टैरिफ वॉर की शुरुआत मैंने आपको बताया कि 2018-19 में जब ये अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत शुरुआत हो जाती है। अमेरिका कस्टम्स ड्यूटीज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है सभी सामानों पे। ठीक है, मुख्य कारण क्या है इसमें, अमेरिका व्यापार घाटा हो रहा था भारत चीन जैसे देशों के साथ। अमेरिका में क्या है, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है और अमेरिका दूसरी कंट्री से सामान को मंगाता है। जब वो उनका सामान को मंगाता है तो वो क्या करता है कि उन वस्तुओं पे लगा देता है टैरिफ, जिससे उसको क्या होता है, बेनिफिट्स होगा। ठीक है, और वहां पे अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो प्रोडक्ट को बनाना चाहती है तो उसको आगे बढ़ने में मदद मिल सकेगी। इसलिए इसने क्या किया, अमेरिका फर्स्ट नीति के साथ, जैसे कहते हैं ना भारत ने मेक इन इंडिया शुरू किया, अभी मोदी जी ने शुरू किया था। मेक इन इंडिया का टाइगर लेके आए थे, कौशल भारत योजनाएं लेके आए। ये सब क्यों लेके आ रहे हैं, भारत भी चाह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो। भारत जो है रक्षा के मामले में अमेरिका पर निर्भर रहा है, रसिया पर निर्भर रहा है, फ्रांस पर निर्भर है। भारत की निर्भरता रक्षा के मामले में अमेरिका पर है, लेकिन अमेरिका पर रक्षा के मामले में भारत की निर्भरता है, लेकिन भारत ने अपनी रक्षा की निर्भरता, अभी आपने देखा होता भारत पाकिस्तान के भी युद्ध होता है, जो अभी लड़ाई हो गई थी तो पहलगाम के मामले के बाद से S-400 मिसाइल का जो अपन ने यूज किया, ये अपने रसिया से ली थी और फ्रांस से अपने राफेल वगैरह लिए थे, उनका यूज किया भारत ने उसमें। तो अमेरिका उस चीज से भी चिड़ा हुआ था कहीं ना कहीं। तो भारत ने अपने जो रक्षा सौदे हैं वो रसिया से क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। तो उसमें अमेरिका को क्या हो रहा है, बेनिफिट्स कम हो रहा है और भारत को बेनिफिट थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है बेटा। ठीक है, तो व्यापार घाटा हो रहा था तो भारत चीन जैसे देशों के साथ उसने ये क्या कर दिया, टैरिफ की शुरुआत कर दी। ऐसा नहीं कि भारत और अमेरिका के साथ किया है, 31 जुलाई तक अमेरिका ने 100 कंट्रीज पे टैरिफ बढ़ा दिए इसके ट्रंप जी के आने के बाद। मतलब जनवरी 2025 में जब ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनते हैं, उसके बाद इन्हें करीब 100 कंट्रीज पे टैरिफ लगाया हुआ है। आइए बेटा आगे देखते हैं भारत और अमेरिका की कार्रवाई। देखिए यहाँ पे जून 2019 की बात करते हैं, मैं जीएसपी की बात कर रहा था, मैंने आपसे वहां जीडीपी कह दिया था, ये जीएसपी है। जीएसपी है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस सुविधा हटा दी गई थी। ये जनरलाइज प्रेफरेंस सिस्टम ये कहलाता है, इसके तहत जो विकसित कंट्रीज रहती हैं वो जब विकासशील कंट्रीज से कोई सामान मंगाती हैं तो उस पर आयात शुल्क को कम रखती हैं, और आयात शुल्क को कम रखने से उस कंट्रीज जो विकासशील देश हैं उनको अपना सामान दूसरी कंट्रीज में भेजने में मदद मिलती है, और उस मदद से उनको कुछ फंड मिलता है, पैसा मिलता है, उस पैसे से ये अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसको जीएसपी कहा जाता है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। इस सिस्टम से 2019 में अमेरिका ने क्या किया, भारत को अलग कर दिया था, जिसके बाद भारत को क्या है, इस पर रियायत नहीं मिली है। जीएसटी के तहत भारत के 2000 से अधिक उत्पादों को अमेरिका ने बिना टैक्स के बेचने की छूट दी थी पहले, फिर बाद में इसको हटा दिया जाता है। जीएसटी के तहत भारत के 2000 से अधिक उत्पादों को अमेरिका में बिना टैक्स के बेचने की छूट थी,
लेकिन जब भारत को इसमें हटा दिया जाता है तो भारत को फिर इस पर टैक्स देना पड़ रहा है। भारत ने भी अमेरिका से आने वाले 28 उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया। बाद में बादाम, कैसेट, मोटरसाइकिल पार्ट्स, इन सभी पे टैक्स भारत ने बढ़ाया। अब इसमें मुद्दे क्या है? मुख्यतः स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिका का टैरिफ बढ़ाना। भारत में स्टील का उत्पादन होता है, एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है और इनको कहाँ बेचा जाता है? अमेरिका में बेचा जाता है। और अमेरिका क्या करता है? इस पर टैरिफ बढ़ा देता है। फिर कुछ फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस पर नियंत्रण करने के लिए ई कॉमर्स नियमों लेकर अमेजॉन, वॉलमार्ट जैसी कंपनियों को लेकर नाराजगी। मतलब भारत ने अमेजन और वॉलमार्ट को भारत में आने नहीं दिया कुछ अपने नियम कानून के कारण, ठीक है। और तो ये कुछ इशू रहे हैं जो भारत और अमेरिका के बीच मुद्दे रहे हैं, जिसके कारण ये टैरिफ वॉर क्या हुई? धीरे धीरे बढ़ी है बेटा। अब इसमें कूटनीतिक वार्ता के तहत 2023 से 24 के बीच कुछ सुधार हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका की यात्रा की हुई थी 2023 में। उस दौरान कुछ विवाद थे, इसमें WTO में कुछ मामले गए हुए थे भारत अमेरिका के व्यापार को लेके, उसमें कुछ कमी आई। फिर इस कमी आने के बाद देखा गया कि सोचा कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती कुछ ना कुछ नया रंग लाएगी, कुछ ना कुछ सुधार करेगी उसमें। लेकिन वर्तमान स्थिति 2025 तक भारत के संबंध अब कैसे हो गए हैं? थोड़े जटिल होते जा रहे हैं। और इस जटिलता का कारण यही है कि भारत पे क्या है? टैरिफ को बढ़ा दिया जा रहा है। अब जीएसपी मैंने आपको बता ही दिया है। जीएसपी एक व्यापार योजना है जिसके तहत विकसित देश विकासशील देशों जैसे भारत, बांग्लादेश, नेपाल आदि से आने वाले कुछ उत्पादों पर आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी कम या शून्य कर देते हैं। विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करना, इन देशों के उद्योगों को बढ़ाना और रोजगार और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, ये जीएसपी के मतलब मेन मोटिव्स थे जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जीएसपी की शुरुआत कब होती है? जीएसपी का लाभ भारत को अमेरिका से 1970 के समय से मिलना चालू होता है। कब से मिलना चालू होता है बेटा? 1970 के दशक से भारत को इस चीज का बेनिफिट मिलना चालू होता है। भारत के निर्यातकों को कुछ प्रतिस्पर्धात्मक फायदा होता है। फायदा क्यों नहीं होगा बेटा? फायदा होगा जब आप यहाँ से माल भेज रहे हो और आप पे इंपोर्ट ड्यूटी कम लग रही है ना। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी सॉरी आप पे कम लग रही है, वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी कहलाएगी अमेरिका में, है ना। तो कम लग रही है, तो कम लगने से भारतीय व्यापारियों को बेनिफिट्स होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ बेटा कि इनने इसको भारत को हटाया और 2019 में जीएसपी की सुविधा से भारत को हटा दिया जाता है। और अमेरिका का ये आरोप रहता है कि अमेरिका उत्पादों को सामान को व्यापार पहुंच नहीं दे रहा है। मतलब इनका कहना यह रहता है कि जो अमेरिका के जो उत्पाद हैं उसको भारत में पहुंचने में भारत क्या कर रहा है? मदद नहीं कर रहा है। ऐसी कुछ नीतियां रहती हैं। अमेरिका फर्स्ट की जो नीति आती है वो अमेरिका फर्स्ट की नीति रहती है, जिसके तहत ट्रंप साहब क्या करते हैं? अमेरिका को आगे बढ़ाने की बात करते हैं बेटा, ठीक है। जीएसपी हटाने के प्रभाव क्या हो जाएंगे? इस प्रभाव में ये हो जाएगा बेटा कि कुछ उत्पाद महंगे हो गए, छोटे मंजिले निर्यातकों को नुकसान हुआ। हालांकि कुछ निर्यात जैसे आईटी सेवाएं, फार्मा आदि पर असर कम रहा। कम रहने का कारण ये है बेटा क्योंकि अमेरिका में जो है दवाइयों का उत्पादन कम होता है। दवाइयों के लिए अमेरिका भारत और भारत जैसी कई और कंट्रीज पे निर्भर है। साथ साथ में जो अमेरिका के द्वारा अभी वर्तमान में जो लगाया गया है, टैक्स लगाया गया है, 25% लगाया गया है, उसको जो टैक्स लगाया है वो मुख्यतः ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील और केमिकल चीजों पे लगाया गया है। केमिकल दवाइयां जो है पहले केमिकल दवाइयों पे नहीं लगाया गया था, उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट अमेरिका की हमेशा होती थी। आपने देखा होगा कोरोना के समय पे भी मलेरिया की जो दवाई हुआ करती थी, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह मंगाने के लिए ट्रंप ने भारत को धमकी वगैरह दी हुई थी कि भारत को हमारी दवाई भेजनी पड़ेगी, नहीं तो हम व्यापार रोक देंगे। मतलब उस समय सिंपल सी स्थिति ये थी कि अमेरिका के पास जो दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग है वो कम हुआ करता था फार्मा कंपनी पर, उसमें निर्भरता किस पे थी? अमेरिका की भारत में थी। तो बेटा ये पूरा था टैरिफ का मामला। टैरिफ का मामला जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, ये टैरिफ का इतिहास, वर्तमान और भविष्य सारा था। अगर ट्रंप क्या करते इसी टैरिफ को लगातार बनाए रखते हैं तो भारत को क्या करना होगा? भारत को अपना कोई सब्स्टिट्यूट व्यापारिक देश देखना पड़ेगा जहां अमेरिका की निर्भरता भारत पर अधिक हो जाती है, क्योंकि भारत के 78 बिलियन डॉलर का भारत व्यापार करता है, ठीक है, और जिसमें भारत माल भेजता है, और 50 बिलियन डॉलर क्या होता है? अमेरिका भारत को भेजता है, ठीक है। तो अधिक जो नुकसान होने वाला है वो सामान्यतः भारत को होने वाला तो है व्यापार के मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इससे नुकसान होगा ही। भारत यदि सब्स्टिट्यूट कंट्रीज इसमें ढूंढ लेता है, क्योंकि देश में ऐसे तो नहीं कंट्री कम है, 195 के आसपास कंट्रीज है जो आपके यूएन में रजिस्टर्ड है, तो इतनी कंट्रीज है। यदि भारत क्या करता है अमेरिका की जगह अन्य कंट्रीज को ढूंढ लेता है तो फिर इसमें कोई दिक्कत ज्यादा होगी नहीं। और ट्रंप की जो डर है, जो धमकियां हैं,
उसका भी कोई असर ज्यादा पड़ेगा नहीं। और मुझे लगता है कि संसद और विधानसभा में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग इसका कोई ना कोई विकल्प जरूर ढूंढ लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मोदी जी जल्दी से मान जाए, क्योंकि जिस तरीके का उनका तरीका है राजनीति करने का, उसमें तो यह बात स्पष्ट है कि वो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे जरूर। और कहते हैं ना कि उनका कहना ही था कि वो आंखों से आंखें मिला के बात करेंगे। तो अब ये ट्रंप को जवाब दे रहे हैं। और ट्रंप की वास्तविक स्थिति ये है कि शुरू से ये है कि वो अस्थिर व्यक्ति की तरह रहे। उनके स्टेटमेंट अगर आप देखने के लिए जाओगे तो भारत में जिस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियां रही थी, उसी हिसाब की नीतियां वर्तमान में आप देखने के लिए जाओगे तो ट्रंप की नीतियां हैं। और इतिहास मुझे लगता है ट्रंप को मोहम्मद बिन तुगलक से जरूर उनका कंपैरिजन करेगा, क्योंकि जो नीतियां मोहम्मद बिन तुगलक की रही, उसका उद्देश्य तो सही था, ऐसे ट्रंप का भी उद्देश्य सही है कि वो अमेरिका को फर्स्ट ले जाना चाहते हैं, अमेरिका को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नीतियां सही इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। देखना है अब अमेरिका फर्स्ट की जगह अमेरिका को बस्ट ना कर दे ट्रंप साहब। तो दोस्तों, ये था टैरिफ पे सारा आपका लेक्चर। रुद्र आईएएस के प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए, ऐसे ही नवीन मुद्दों की हम जानकारी आपको देते रहेंगे। 12 अगस्त से एमसीक्यू पे आधारित प्री की परीक्षा की क्लास शुरू हो रही है, उस परीक्षा को आइए ज्वाइन कीजिए हमारे साथ। और हमारे चैनल को सोशल मीडिया पे फेसबुक, यूट्यूब, इन पर टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।